अध्याय 1। भाग 1। सीधे लीथुआ नगन और मेरे बीच बहस हो गई। हम दोनों के बीच होने वाले हर झगड़े के बाद वह हमेशा मुझे नजरअंदाज कर देता था और बाहरी लोगों को मुझसे बात करने से भी मना कर देता था। मुझे इतना ऊब और नीरसता महसूस होती थी कि जब भी मुझे मौका मिलता मैं चुपचाप बाहर खेलने के लिए निकल जाता। एक डू अभी भी मेरा पीछा करती है। वह हमेशा परछाई की तरह मेरे साथ रहती है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। मैं कभी बच नहीं सकती। खैर, मुझे इसे डू लड़की से नफरत नहीं है। थोड़ी जिद्दी होने के अलावा वह हर चीज में अच्छी है और वह मार्शल आर्ट भी जानती है, इसलिए वह बुरे लोगों को भगाने में मेरी मदद कर सकती है। हम सुनने के लिए चाय की दुकान पर गए। व्याख्यान जब शिक्षक व्याख्यान दे रहे थे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उस भाग के दौरान जहां अमर तलवार ने हजारों मील दूर से लोगों के सिर काट दिए थे, मैंने एडू से पूछा, अरे, क्या आप मानते हैं कि इसमें एक अमर तलवार है? दुनिया। एडू ने मेरा सिर हिला दिया। मुझे भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। इस दुनिया में ऊंचा मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं, जैसे एडू के किम थाक डाओ हिल्ट। मैंने उनकी बहादुरी पहले देखी है, यह बिजली की तरह तेज है। लेकिन 1000 मील के भीतर इस तरह की क्षति, मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। जब हम पब से बाहर निकले तो हमने देखा कि सड़क के अंत में लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मजा निश्चित रूप से मैं भी यह देखने के लिए रुका कि यह कैसा था। वहां मूल रूप से एक युवा महिला शोक के कपड़े पहने घुटनों के बल बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके पीछे एक फटी हुई चटाई थी, जिसके ऊपर लाश के 2 सूखे पैर दिखाई दे रहे थे। कई राहगीरों ने अपना सिर हिलाया और उस महिला के आधे शरीर को दफनाने के लिए पिता को के सफेद कैनवास पर 4 काले शब्दों को देखकर आह भरी, अपना शरीर बेचो और अपने पिता को दफनाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह महिला खुद को कितने में बेचने की योजना बना रही है? आसपास के सभी लोग मेरी ओर घूरकर देख रहे थे। मैं भूल गया कि मैंने पुरुषों के कपड़े पहने हैं, इसलिए मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। इस समय एडू ने मेरी शर्ट का हेम खींच लिया। मैं समझ गया कि उसका मतलब क्या था। एडू को हमेशा मेरे मुसीबत में पड़ने की चिंता रहती थी। भले ही मैं एक बार को छोड़कर पूरे दिन सड़क पर दौड़ता रहता था। पुलिस ने उसे रोका, 2 बार शरारती बच्चों को पीटा, 3 बार खोए हुए बच्चों को घर लाया, लगभग 4 या 5 बार छोटे चोरों का पीछा किया। मैं वास्तव में पैसे के बारे में बहुत अधिक चिंता करने वालों में से नहीं हूँ। मैं भीड़ के पीछे छिपता हूँ, बारीकी से देख रहा हूँ। लाश को एक फटी हुई चटाई में लपेटा गया था। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया, आसानी से चटाई से एक सेज निकाला और धीरे से उसके पैर के कठोर तलवे को थपथपाया। यह वाला, यह वाला, यह वाला। मैंने बस धैर्यपूर्वक उसे थपथपाया। रुकना। चटाई के बंडल में लाश अंततः खुद को रोक नहीं सकी और कांपने लगी। जितना अधिक वह और अधिक तीव्रता से कांपती थी, जितना अधिक उसे गुदगुदी होती थी, उतना ही अधिक वह कांपती थी। आसपास के लोगों को भी कुछ अजीब पता चला। किसी ने चटाइयों के बंडल की ओर इशारा करते हुए चीख निकाली। जो कांप रहे थे, उनके दांत पीस रहे थे और चरमरा रहे थे, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। वहां लोग, छिपी हुई लाश, चिल्ला रहे थे। अधिक से अधिक लोग मुझे घूर रहे थे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ताक झांक करना जारी रखा। चटाई के आखिरी झुंड के नीचे लाश बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर सकी, चटाई से बाहर आई और जोर से चिल्लाई, किस कुत्ते ने तुम्हारे पैर में छेद किया? उसने कड़वाहट से जवाब दिया, यह कुत्ता किसे गाली दे रहा है? वह वास्तव में मूर्ख था। इस कुत्ते ने तुम्हें शाप दिया था। मैंने ताली बजाई और हंसा। वास्तव में एक कुत्ता है मुझे। वह उठा और मुझे लात मारने की कोशिश की, लेकिन एडू,
बिजली की तरह तेज, बीच में था। मैंने उस पर अपनी जीभ निकाली। तुम घोटालेबाज हो, जो मरने का नाटक कर रहा हो। केवल 3 तांबे के सिक्कों के लायक है। घोटालेबाज मुझ पर क्रोधित था, यहाँ तक कि मेरे बेटे पर भी, जो शोक में डूबा हुआ था और उसी तरफ मुड़ गया। मुझ पर हमला किया और मुझे चाकू मार दिया। एडू पहले कभी सड़क पर लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुझे भागने के लिए तुरंत खींच लिया। कई बार मैं एडू के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हर बार जब कोई दिलचस्प चीज अधूरी रह जाती थी तो वह मुझे खींच लेती थी। परित्याग। इसके अलावा उसकी भुजाएं लोहे के चिमटे की तरह थी। चाहे मैं कितना भी संघर्ष करूं, मुझे उसे अपनी ओर खींचने देना पड़ा। मैं पूरे रास्ते लड़खड़ाता रहा और उड़ता रहा। जब हम आधे बाजार में दौड़ते हुए लोगों के समूह में शामिल हो गए तो मैंने अचानक देखा कि मेरे सामने चाय की दुकान में कोई मुझे देख रहा था। वह व्यक्ति दिखने में काफी अच्छा था। उसने हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी गहरी आंखें चुपचाप मुझे घूर रही थी। किसी कारण से मेरा दिल अचानक दुख गया। मंदिर के नीचे भागते हुए एडू ने अपनी पकड़ ढीली की और पीछे देखा। दूसरा व्यक्ति गायब हो गया था। एडू ने यह नहीं पूछा कि मैं क्या देख रहा था। उसे कुछ ऐसा मिला जो उसने पहले कभी नहीं पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज थोड़ा बेचैन हूँ, लेकिन शायद इसका कारण हाल ही में ली थुआ नगन के साथ हुआ चिल्ला मैच भी है। हालांकि हर बार वह मुझसे नहीं जीत सकता, मैं अंततः उसे चुप करा सकता हूँ, लेकिन वह वापस लड़ने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग करेगा, जैसे कि दूसरों को मुझे अनदेखा करने की अनुमति न देना। जैसे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो देखता है लेकिन दिखावा भी नहीं करता। उदाहरण के लिए, देखना। वह एहसास वास्तव में बिल्कुल भी सुखद नहीं था। अगर मैं खेलने के लिए बाहर नहीं निकलता तो देर सबेर मैं इतना निराश हो जाता कि मैं बहुत ऊब जाता, अपना सिर झुकाता और एक कंकड़ मारता और कंकड़ इधर उधर उछलते डॉट। यह एक गेंद की तरह दिखता है। ली थुआ नगन एक शटलकॉक विशेषज्ञ हैं। छोटी चमड़े की गेंद एक छोटे जानवर की तरह उनके पैर की उंगलियों पर उछलती है, जिससे उन्हें हर तरह से घूमने का मौका मिलता है। और मैं नहीं जानता कि शटलकॉक कैसे खेला जाता है। नहीं, मैंने इसे कभी सीखा है, क्योंकि ली थुआ नगन ने मुझे सिखाने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, उसने दूसरों को खुद को सिखाने दिया। वह हमेशा इस तरह छोटा रहा है और मैंने अधिक बल का प्रयोग किया है। एक बार लात मारी, कंकड़ भूमिगत सीवर में उड़ गए, प्लॉप ध्वनि के साथ। मुझे एहसास हुआ कि मैं अचानक एक छोटी सी गली में भाग गया था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। यहाँ के घर हमेशा बहुत ऊंचे बने होते हैं और उनके अंदर और बाहर के पैरों का आकार अजीब होता है। मुझे अचानक थोड़ा डरावना महसूस होता है। पीठ पर नीचे की ओर बाल जैसे खड़े हो जाते हैं चारों ओर, और एडू को नहीं देख सका। मैंने जोर से चिल्लाया, एडू! खाली गली में केवल मेरी ही आवाज गूंजी। पहले कभी न देखी गई घबराहट अब बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में एडू हमेशा छाया की तरह मेरा पीछा करती है। यहाँ तक कि जब मैं बाथरूम जाता हूँ तब भी वह मेरे साथ रहती है। जब मैं उठा तो मैंने तुरंत उसे देखा। जब मैं सोया तो वह भी बिस्तर के सामने लेटी हुई थी। वह कभी भी मुझसे 1 मीटर से अधिक दूर नहीं रही। अब मैं नहीं देख सका वापस। मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति हल्के नीले रंग की शर्ट पहने हुए था। वह गली की शुरुआत में खड़ा था, अभी भी मुझे दूर से देख रहा था। मैं पीछे मुड़ा और चिल्लाया, एडू! मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन अभी सड़क पर उसने जिस तरह से मुझे देखा वह बेहद अजीब था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अभी भी मुझे उसी बेहद अजीब तरीके से देख रहा है। मैंने उससे पूछा, अरे, क्या आपने एडू देखी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे धीरे मेरी ओर चला। वह चेहरा सूरज की रोशनी से ढका हुआ था।
वह काफी सुंदर भी था, ली थुआ नगन से भी बेहतर दिख रहा था। उसकी भौहें 2 रेखाओं के समान थी। उसकी आंखें रत्नों के समान काली थीं। उसकी नाक ऊंची थी। उसके होंठ पतले थे, लेकिन किनारे नाजुक थे। संक्षेप में, वह एक सुंदर आदमी था। वह सीधे मेरे सामने चला गया, अचानक मुस्कुराया। मिस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस एडू की तलाश में हैं? इस दुनिया में अभी भी 2 एडू हैं। मैंने कहा, बेशक मेरा एडू ओके, क्या आपने देखा है उसकी? उसने पीले कपड़े पहने थे, एक छोटी ओरियोल की तरह। उसने इत्मीनान से कहा, पीले कपड़े पहने, एक छोटी सी ओरियोल की तरह मैं भी ऐसे ही किसी से मिला था। वह व्यक्ति कहाँ है? यह मेरी आंखों के ठीक सामने है। वह मेरे पास आया, इतना करीब कि मैं उन आंखों में उज्ज्वल और भावपूर्ण चमक देख सका। क्या वह तुम नहीं हो? मैंने अपना सिर झुकाया और अपने कपड़ों की ओर देखा। मैंने उस आदमी की तरह ही हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। एडू के पहनावे पर यह व्यक्ति भी बहुत अजीब है। उसने कहा, टियो फोंग, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। आप अभी भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। चौंकिए मत। टियो फोंग मेरी माँ का नाम है, लेकिन थोंग किन्ह आने के बाद से किसी ने मुझे कभी इस तरह नहीं बुलाया। मैंने थोड़ा असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। तुम कौन हो? वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्या तुम मेरे पिता द्वारा भेजे गए हो? मैंने फिर से उसकी ओर देखा। जब मैं जाने वाला था, तो मेरे पिता किसी को मुझसे मिलने और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाने के लिए भेजने पर सहमत हुए। परिणामस्वरूप, मेरे पिता ने अपनी बात नहीं रखी और लंबे समय तक उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। बस पूछा, क्या आप घर जाना चाहते हैं? बेशक मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर मैं सपना भी देखता हूँ, तो केवल सपना ही देख सकता हूँ। घर लौटकर मैंने उससे दोबारा पूछा, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा अभी भी कोई भाई है? मेरा एक भाई है, और इसके अलावा मेरे अन्य 5 भाई हैं, विशेषकर 5वां भाई। क्यों मुझे सबसे ज्यादा प्यार करो? जब मैं जाने को हुआ तो वह जोर से चिल्लाया और अपने कोड़े से रेगिस्तान में मिट्टी और रेत बिखेर दी। मुझे पता था कि वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह मुझे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे इतनी दूर रहने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति को मेरे भाई के बारे में पता भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे द्वारा नहीं भेजा गया था। परिवार, मैं निराश था। उससे पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कहा, क्या तुमने मुझे बताया था? क्या मैं उसे जानता हूँ? मैं प्रभावित क्यों नहीं हूँ? लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह आदमी धोखेबाज है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी घोटालेबाज इतना अजीब नहीं है। इस दुनिया में घोटालेबाज अक्सर सामान्य लोगों होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ये वे लोग हैं जो अजीब नहीं हैं, क्योंकि अजीबता केवल दूसरों को उजागर करने के लिए खामियों को उजागर करती है। मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं को कीम हूँ। उसने और कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे वे 4 शब्द पूर्ण थे। यह नाम सुनकर मैंने कहा, मुझे पहले एडू को ढूंढना होगा। उसने मुझसे कहा, मैं उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ और शब्द कहने की हिम्मत नहीं है? मुझे अजीब लगा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आप 3 साल से मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मैं तुम्हें 3 साल पहले से जानता था? वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, 3 साल पहले मैं तुम्हें नाराज करके चला गया था, इसलिए मुझे उसे ढूंढना पड़ा, और आज तक वह मुझे नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। मुझे ऐसा लगता है कि वह स्पष्ट रूप से एक घोटालेबाज है। चलो 3 साल पहले के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन लगभग 20 साल पहले भी मुझे यह अभी भी स्पष्ट रूप से याद है।
मेरी याददाश्त अभी भी बहुत अच्छी है। जब मैं 2-3 साल का था, मुझे होश आने के कुछ समय बाद भी मुझे बहुत सी चीजें याद थी। उदाहरण के लिए, जैसे कि मेरी माँ ने एक बार मुझे खट्टे फलों की चटनी खिलाई थी, जिसे खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, या जैसे मेरी माँ ने एक बार मुझे गले लगा लिया था, अपने पिता को अपने घोड़े पर सवार देखने के लिए इंतजार कर रही थी। सुबह का सूरज उनके शरीर को चमका रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने धातुई कवच का एक राजसी सेट पहन रखा हो। मैंने उससे अब और बात न करने का फैसला किया। मैं घूमा और चला गया। यह एडू कहाँ जा सकता है? मैंने सोचा। जैसे ही मैंने एक बार और देखने के लिए अपना सिर घुमाया, वह कोकीम लड़का अभी भी वहीं खड़ा मुझे देख रहा था, अभी भी बिना पलके झपकाए इंतजार कर रहा था। मुझे अपना सिर हिलाते हुए देखकर वह मेरी तरफ मुस्कुरा भी रहा था। वह मुझे देखकर कुछ बार मुस्कुराया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुराहट पानी पर तैर रही बर्फ की परत की तरह थी। मानो मुझे देखकर मुस्कुराना वास्तव में वह चीज थी जिसने उसे सबसे ज्यादा असहज कर दिया था। मुझे खेद है यहाँ तक कि मुझसे कहा कि मैं उसे जानता हूँ, तो मैं इतने अजीब व्यक्ति को क्यों जानूंगा। अध्याय 2। जब मैं गली से निकला तो मैंने एडू को पुल के पास बैठे देखा। उसने मेरी तरफ एकटक देखा। मैंने उससे सवाल किया, तुम कहाँ भाग रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। एडू चुपचाप वहीं बैठी रही। मैंने उसे हिलाया, फिर भी वह नहीं हिली। इस समय वह आदमी को कीम पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने अपना चेहरा एडू की ओर कर लिया। पलक झपकते ही उसने केवल एक धीमी हुश ध्वनि सुनी और तुरंत उछल पड़ा। किम थाक डाओ ने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ से मुझे अपने पीछे खींच लिया। वह कीम लड़का इत्मीनान से मुस्कुराया और कहा, 3 साल पहले हम लड़े थे। अभी मैंने आपके एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर इशारा करने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल किया था। शायद चलो। आप अभी तक स्पष्ट नहीं। अगर मैं सचमुच कुछ करना चाहूं, तो आप निश्चित रूप से मुझे रोक नहीं पाएंगे। इन्हें कुछ नहीं कहा, बस उसे बुरी नजर से देखा, जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा कर रही हो। एक समय था जब ली थुआ नगन ने मुझे वास्तव में पागल कर दिया था। एडू ने भी उसे इस तरह घूर कर देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सहकीम हाथ एडू के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को इंगित करने में सक्षम होगा। एडू के कौशल बहुत मजबूत हैं, सामान्य हैं, लोग उससे संपर्क नहीं कर सकते। उसे सरल तरीके से नियंत्रित करना तो दूर की बात है। इस व्यक्ति को कीम का मार्शल आर्ट कौशल स्पष्ट रूप से अकल्पनीय है। मेरा गला भर आया और मैं उसे घूरता रहा, लेकिन उसने गहरी आह भरी। उसकी नजरें एडू के हाथ में मौजूद बिना म्यान वाली तलवार पर केंद्रित थी, और एडू की पीठ के पीछे लटका हुआ व्यक्ति मैं था। फिर उसने आखिरी बार मेरी ओर भी देखा। अंततः मैं मुड़ा और चला गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वह बहुत दूर नहीं चला गया। खाली संकरी गली में वह अजीब आदमी को कीम अंततः गायब हो गया। मैंने एडू से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या आप घायल हैं? एडू ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ से इशारा किया। मैं समझ गया कि उस इशारे का क्या मतलब है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दुखी हूँ। मुझे दुखी क्यों होना चाहिए? मुझे लगा जैसे वह स्पष्ट रूप से अजीब थी। तुरंत उसे फेंक दिया। जैसे जैसे आकाश में अंधेरा बढ़ता गया, मैं खाने के लिए एडू को वान गुएट मंजिल पर ले गया। जब हम सड़क पर इधर उधर घूमते थे, तो हम मुख्य रूप से खाने के लिए वान गुएट मंजिल पर जाते थे, क्योंकि वहाँ की ग्रिल्ड बत्तख स्वादिष्ट होती है। जब हम ग्रिल्ड मीट खाने के लिए बैठे, तो हाँ नाम का एक बूढ़ा बुस्कर अपनी बेटी फुकथूनी को लेकर ऊपर चला गया। हालांकि वहाँ अंधे हैं, लेकिन एरू बजाने में उनका कौशल उत्कृष्ट है। जब भी मैं खाने और पीने के लिए वान गुएट फ्लोर पर आता हूँ, मैं फुकथू नी से मेरे लिए कुछ गाने गाने के लिए कहता हूँ।
फुकथून ही जल्द ही मुझसे परिचित हो गए। उसे प्रणाम करते हुए एड्डू और मुझे एक बार नमस्कार किया, फिर मुझे बुलाया, मास्टर लुओंग। मैंने विनम्रतापूर्वक उसे 2 गाने गाने के लिए आमंत्रित किया। उसने तुरंत गाया, शहतूत के पत्तों को काट दो, पकने तक ग्रिल्ड बत्तख खाओ, एक जार लोटस वाइन के साथ गर्म करो। आशीर्वाद फिर से सुनो थून ही गाया। यह वास्तव में जीवन की सबसे अच्छी चीज थी। स्टोव पर भुना हुआ मांस अभी भी फुसफुसाहट की आवाज कर रहा था। मांस को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग किया गया। उन्हें अच्छी तरह से भून लिया गया, फिर उन पर सोया सॉस छिड़का गया और उन्हें रख दिया गया मेरी थाली पर। मैंने ग्रिल्ड मीट खाया और 1 कप कमल वाइन पी। इस समय लोगों का एक समूह ऊपर की मंजिल पर धमाके मार रहा था, जोर जोर से हंस रहा था और बातें कर रहा था, जिससे लोगों की आंखों में खुजली हो रही थी। एड्डू के साथ बातचीत शुरू हुई। इन लोगों को देखो, जैसे ही आप उन्हें देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वे बेकार हैं। एड्डू ने असमंजस में मेरी ओर देखा, भले ही ये लोग नागरिक कपड़े पहने हुए हैं। सभी को खत्म किया जा रहा है। चाक की परत वाले पतले जूते, बगल में एक तलवार, और भी बहुत कुछ। उनमें से लगभग सभी ने कलाई और उंगलियों के दस्ताने पहने हुए थे और कुछ ने मृगचर्म लपेटा हुआ था। इन लोगों को आरामदायक जूते पहनने की आदत होनी चाहिए, घुड़सवारी में कुशल होना चाहिए, और फिर भी वे हर जगह तलवारें और तलवारें पहनते हैं। यह चमकदार गुणवत्ता पुष्टि करती है कि ये लोग वो लैम भेड़िए हैं। यह भी करें, उसे वो लैम लैंग का पक्ष पसंद नहीं आया, तो उसने सिर हिलाया। जैसे ही वो लैम लैंग बैठी, किसी ने जोर से पुकारा, अरे बस कर, यहाँ आओ और गाना गाओ, मिसिंग यू अपहिल। बाहा ने कांपते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहा, इस सज्जन ने सिर्फ 2 गाने चुने हैं, लेकिन केवल एक गाना गाया है। गायन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें, खलनायक सज्जनों की सेवा के लिए आएंगे। उस वो लैम सज्जन ने मेज थपथपाई, ढीठ। कुछ भी जिसका गायन समाप्त हो गया हो या गायन समाप्त न हुआ हो, यहाँ आओ और हमारे लिए गाओ, नहीं तो मेरा एक चाकू तुम्हारी अंधी औरत को मार डालेगा। किसी ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम लोग उस लड़की को देखो, उसकी त्वचा चिकनी है और उसका मांस उतना ही नरम है। एक लड़की के रूप में वह वास्तव में सुंदर दिखती है। अभी अभी उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, आप सुंदर दिखते हैं, आप सुंदर हैं, एक व्यस्त लड़की से भी अधिक सुंदर। वह यह हे सुंदर युवक, यहाँ आओ और मेरे लिए एक पेय ले आओ। मैंने आह भरते हुए कहा, आज मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे टालना मुश्किल है। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और आलस्य से कहा, इतने अच्छे स्टोर में तुम्हें ऐसी चीज कहाँ से मिली जो इंसान की भाषा नहीं बोल सकती? यह वास्तव में लोगों की रुचि खो देता है। जैसे ही उन लोगों ने यह सुना, वे क्रोधित हो गए और मेज पीटने लगे। आप किसे गाली दे रहे हैं? मैंने मुस्कुराया और उनकी ओर देखा। ओह, मुझे क्षमा करें, यह पता चला तुम लोग जानवर नहीं हो। जिस आदमी ने पहले मुझे शाप दिया था, वह अपना चाकू निकाले बिना नहीं रह सका और हमारी ओर दौड़ पड़ा। एड्डू ने मेज को धीरे से थपथपाया। मेज पर कोई भी कटोरा या प्लेट नहीं हिली, केवल चॉपस्टिक हिली और उछली। उसने आसानी से चॉपस्टिक खींच ली, लेकिन इससे पहले कि चॉपस्टिक मेज पर गिरती, उसकी तलवार ठीक मेरे सामने ही चुभ गई। उस समय पलक झपकते ही एड्डू ने पहले ही अपनी चॉपस्टिक नीचे कर दी थी। तभी एक दयनीय चीख सुनी, जिसके बाद लंबे चाकू के फर्श पर गिरने की आवाज आई। आदमी की हथेली चॉपस्टिक से चिपक गई। मेज तुरंत खून बह निकला। जब उसने चॉपस्टिक को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ उठाया तो वह दयनीय रूप से चिल्लाया, लेकिन चॉपस्टिक उसकी हथेली से होकर मेज में चिपक गई, एक लंबी कील की तरह स्थिर। चाहे वह उसे कितना भी खींचे,
वह हिल नहीं रही थी। साथियों ने भी उसी समय तलवार खींच ली। आगे बढ़ने ही वाले थे कि एडू का हाथ पहले से ही चॉपस्टिक होल्डर पर था। उसकी ठंडी निगाहें उन पर पड़ी। भीड़ एडू की आभा से भयभीत थी और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जिस व्यक्ति को मेज पर क्रूज पर चढ़ाया गया था वह अभी भी एक क्रोधित स्वर की तरह चिल्ला रहा था। मैंने देखा कि वह परेशान था, इसलिए मैंने आसानी से उसे दालचीनी केक से पकड़ लिया। उसने अपना मुंह ढक लिया और आंखें मूंद ली। अंत में उसने शोर मचाना बंद कर दिया। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई, जो अभी अभी दालचीनी केक उठाई थी। चॉपस्टिक्स की नोक को अपनी हथेली पर थपथपाया, चारों ओर देखा और पूछा उनसे, अब तुम कौन बचा है? क्या तुम मेरे साथ दोबारा पीना चाहोगे? लोगों का समूह इतना डरा हुआ था कि चाहे वे कितने भी गुस्से में हों, उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने एक कदम पीछे लिया। मैंने एक और कदम उठाया। वे भी एक कदम पीछे हटे। सीढ़ियों तक पीछे हटते हुए किसी ने चिल्लाया, भागो! पूरा समूह छत्ते में मधुमक्खियों की तरह घबरा गया और नीचे की ओर भाग गया। यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। मेरे पास अभी तक उन्हें बताने का समय नहीं था। मुझे नहीं पता कि एडू आई जैसी चॉपस्टिक से लोगों पर वार कैसे किया जाता है। बस थोड़ा सा धमकी दे रहा था। मैं मेज पर बैठ गया और ग्रिल्ड मांस खाना जारी रखा। जिस आदमी को मेज पर रखा गया था, उससे अभी भी खून की गंध आ रही थी, जो बहुत अप्रिय थी। एडू समझ गई कि मेरा क्या मतलब है। उसने अपनी चॉपस्टिक निकाली, फिर उस व्यक्ति को लात मारी। उसने अपनी घायल हथेली पकड़ ली और सीढ़ियों से आगे आगे रेंगने लगा, यहाँ तक कि चाकू पकड़ना भी भूल गया। एक डू ने धीरे से अपने पैर की नोक से उसे हिलाया। चाकू उसके हाथ में उछल गया। फिर उसने मुझे देखने के लिए पेश किया। जहाँ हमारी प्रथा है, पराजित को तलवार पीछे छोड़नी होती है। एडू ने 3 साल तक थोंग किन्ह तक मेरा पीछा किया और वह अभी भी अपनी मातृभूमि की पुरानी प्रथा को नहीं भूला है। मैंने चाकू की मूठ पर खुदे हुए कांस्य अक्षर देखे और मैं उसकी मदद नहीं कर सका। उसने फिर से भौहें चढ़ानी। उसे समझ नहीं आया कि उसकी भौहों का क्या मतलब है। मैंने चाकू एडू को दिया और कहा, उसे वापस दे दो। इस समय वह आदमी पहले ही सीढ़ियों के ऊपर रेंग चुका था। एडू ने अपना हाथ लहराया और तलवार ने डिंग ध्वनि निकाली, जो उसके बगल के खंभे से टकराई। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, यहाँ तक कि अपना सिर घुमाने की हिम्मत भी नहीं की, और हाइड्रेंजिया की तरह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। वान गुएट इमारत से बाहर आ रहा था। यह वह समय था जब सड़क चांदनी से रंगी हुई थी। ऊपर चमकीला चांद दिखाई दे रहा था। पेड़ के शीर्ष पर पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चावल के केक का एक टुकड़ा कुतर दिया हो। मैंने भरपेट खा लिया था। मेरा पेट थोड़ा फूला हुआ था। मेरा चेहरा उदास था। मैंने अपना पेट पकड़ रखा था और मैं धीरे धीरे एडू का चरण दर चरण अनुसरण कर रहा था। मेरे घोंघे के इस तरह रेंगने से मुझे डर है कि मैं सुबह तक वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एडू बहुत धैर्यवान है। वह हमेशा एक कदम आगे बढ़ाता है और मेरे पकड़ने का इंतजार करने के लिए आराम करता है। हम अभी सड़क के कोने पर पहुंचे ही थे कि अचानक अंधेरे से लोगों का एक समूह बाहर निकल आया। नेताओं के हाथों में चमकीली तलवारें थीं और कोई रास्ता खोलने के लिए चिल्ला रहा था। यह वे हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चला कि वो लैम लैंग समूह ने अभी अभी सुदृढ़ीकरण के एक समूह को बुलाया था। हर बार जब हम बाहर जाते हैं और घूमते हैं तो हमें लड़ना क्यों पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो परेशानी पैदा करना पसंद करता हो। भीड़ को देखते हुए वे सैकड़ों की संख्या में रहे होंगे। मैंने हताशा में आह भरी। एडू चिल्लाया, किम थाक। चाकू
मुझे ऐसे देखा जैसे सवाल पूछ रहा हो। मैंने एडू को भी नहीं बताया। अभी अभी चाकू पर लिखे शिलालेख ने मेरी लड़ाई में रुचि खो दी है। यदि आप नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको भागना होगा। भाग जाओ। एडू और मैं पूरे रास्ते पागलों की तरह दौड़ते रहे, जिससे परेशानी हुई और हम दोनों ने सर्वश्रेष्ठ होने का झूठा दावा करने की हिम्मत नहीं की दुनिया। लेकिन हमने इसे हल करने का फैसला किया। अगर हम इस राजधानी में नंबर 2 होने का दावा करते तो शायद कोई भी नंबर 1 का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। इन 3 वर्षों के दौरान हम हर दिन बाहर भागते रहे, अनुभव करते रहे, पीछा किया जा रहा है और पीटा जा रहा है। लोग वास्तव में बहुत सी चीजों की तलाश में हैं। जब वे शुरू करते हैं तो हार मान लेते हैं। दौड़ते समय वे आमतौर पर सुनसान गलियों का चयन करते हैं, चारों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं और जल्द ही उनके पीछे की पूंछ कट जाती है। लेकिन जब उनका सामना इन वुलैम लैंग्स से हुआ तो उन्हें लगा कि वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ठीक पीछे पीछा किया। मैंने इतनी मेहनत से पीछा किया कि एडू और मैं कई बार चकमा खा गए, लेकिन फिर भी पूंछ नहीं काट सके। मेरा पेट इतना भर गया था और उन बदमाशों ने काफी देर तक मेरा पीछा किया। मैं उल्टी करने वाला था। एक डू ने मुझे एक छोटी सी गली से खींचकर सड़क पर ला दिया, लेकिन ठीक हमारे सामने सैनिकों और घोड़ों का एक समूह हमारी ओर दौड़ रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि लोगों का यह समूह लैम वो लैंग नहीं है। क्या तुमने घात लगा रखी है? बदमाशों के इस समूह ने। मैंने अपने आप को घुटनों के बल खड़ा कर लिया, जोर से हांफते हुए। अगर हम इस तरह से नहीं लड़ते तो यह पर्याप्त नहीं होता। मेरे पीछे का शोर और करीब आ रहा था और उन कमीनों ने पकड़ लिया था। सामने मशाले लिए सैनिकों का समूह भी मेरे सामने दौड़ा। सफेद घोड़े पर सवार नेता काफी लंबा था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह व्यक्ति मेरा परिचित है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अरे बुईचू! घोड़े पर सवार बुईचू के पास स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था, बस कुछ बार मेरी ओर संदेह से देखा। जैसे ही मैं उछला और उसका नाम चिल्लाया, उसके बगल वाले व्यक्ति ने लालटेन उठाई और एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे मेरा चेहरा रोशन हो गया। मैंने देखा कि बुईचू तुरंत घोड़े से नीचे कूद गया, बड़े करीने से और स्पष्ट रूप से मुझे झुकाते हुए। थाई। मैंने उसके अगले 2 शब्द कहने का इंतजार नहीं किया, लेकिन तुरंत टोक दिया, थाई? क्या थाई? मेरे पीछे बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी से उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। बुईचू ने कहा, आदेश का पालन करो। फिर वह खड़ा हुआ, अपने पास की लंबी तलवार निकाली और चिल्लाते हुए आदेश दिया, दुश्मन का स्वागत है। पीछे के लोगों के समूह ने भी जंग खा लिया और अपनी तलवारें खोल दीं, ठीक समय पर जब बदमाश उनका पीछा कर सके और देख सके। इस तरफ रोशनी और मशालें तेज रोशनी में थीं। बुईचू अपनी तलवार ऊपर उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। वह अपने कदमों को धीमा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुख्य लोगों ने अभी भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके दांत और मसूड़े अभी भी पीस रहे थे। बुई, बुई, जनरल बुई। बुईचू ने सभी वुलैम भेड़ियों को देखा। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुईचू जनरल किम गो हैं, जो वुलैम लैंग के प्रबंधन की निजी स्थिति में विशेषज्ञ हैं। इस बार वे बदमाश दुर्भाग्य से बच नहीं सके, जबकि वे ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने खुशी खुशी एडू को खींच लिया और सर्वश्रेष्ठ समाधान के रूप में भाग गया और मैं दीवार पर चढ़ गया और वापस आ गया। एडू का हल्का काम सही था। यह असाधारण है। दीवार इतनी ऊंची है कि उन्हें बस धीरे से मेरी मदद करने की जरूरत है और हम चुपचाप पार कर सकते हैं। देर रात आसपास का वातावरण इतना शांत था मानो डरावना हो। यह जगह बड़ी और खाली है, हमेशा शांत रहती है। हम 2 चूहों की तरह चुपचाप अंदर घुस रहे थे। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा था, केवल कुछ दूरी पर कुछ टिमटिमाती रोशनियां थीं।
फर्श बहुत मोटी परत से ढका हुआ था। उस पर पैर रखने पर कोई आवाज नहीं आती थी। मैं टटोलते हुए बिस्तर के पास गया। ओह मेरे आरामदायक बिस्तर! इसे याद करते हुए मैं जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। नींद आ रही है बहुत अधिक। अध्याय 3। एडू अचानक उछल पड़ी। जैसे ही वह उछली, मैं भी चौंक गया। इस समय आसपास का वातावरण अचानक जगमगा उठा। किसी ने मोमबत्तियां जलाईं और लालटेन लिए लोगों का एक और समूह दौड़कर आया। नेता विन्हनुओंग थे। दूर से वह आंखों में आंसू लेकर घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमारी, कृपया इस दास को मृत्युदंड दें। मुझे घुटने टेकने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे विन्हनुओंग से और भी ज्यादा नफरत है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे क्राउन प्रिंसेस कहते हैं। मैं वास्तव में इस तरह से नफरत करती हूँ कि एक छोटा सा अंतर भी मौत और मौत का कारण बन सकता है। ओह ठीक है, मैं अभी तक सुरक्षित वापस नहीं लौटा हूँ। जब भी मैं विन्हनुओंग लौटता हूँ, यह दृश्य दोहराया जाता है। वह इससे परेशान नहीं है, लेकिन मैं इससे परेशान हूँ। निश्चित रूप से विन्हनुओंग ने मेरे आंसू पोंछे, फिर तुरंत अपनी महल की नौकरानियों को मुझे स्नान कराने और मेरे बालों में कंघी करने में मदद करने का आदेश दिया। बिना किसी स्पष्टीकरण के मेरे पुरुषों के कपड़े उतार दिए और मुझे 3 आंतरिक, 3 बाहरी परत वाली पोशाक पहनाई। मैंने पहना। मुझे इससे सबसे ज्यादा नफरत है। एक परतदार केक की तरह एक के बाद एक कोट पहनना, आधे दिन तक खोल छीलना और फिर भी कोई मूंगफली नहीं मिलने पर विन्हनुओंग ने मुझसे कहा, कल क्राउन प्रिंस त्रियु लुओंग डी का जन्मदिन है, मत भूलो। चाहे कुछ भी हो, बस थोड़ा सा दिखावा करो। मुझे नींद की झपकी आ गई। महल की नौकरानियों ने अभी भी मुझे अपना चेहरा धोने में मदद की। मेरी शर्ट के सामने एक बड़े तौलिए से लपेटा हुआ था। मेरी पीठ पर लटक रहे मेरे बालों को हाथी दांत की कंघी से सावधानीपूर्वक साफ किया गया था। जितना अधिक मैं इसे ब्रश करती, उतनी ही अधिक नींद आती मैं बन गया। नींद मत आना। मैं एक कठपुतली की तरह महसूस कर रही थी। विन्हनुओंग ने बहुत सी बातें फुसफुसाईं। क्योंकि मैं सोती रही इसलिए मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकी। ठीक समय पर खाना खाने के बाद लोगों ने मेरा पीछा किया आधी रात तक। आगे पीछे दौड़ना बहुत कष्टदायक था। ठीक जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक बहुत तेज धमाका हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आसमान उज्ज्वल था और मैं पूरी तरह से जाग गया था। इसलिए मैं दोपहर से ठीक पहले तक सो गया। मैंने देखा कि ली थुआ नगन गुस्से में आ रही थी। विन्हनुओंग महल की नौकरानियों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी जो डरी हुई थी और मेरा स्वागत करने के लिए घुटनों के बल झुक गई थी। मेरे बाल इतने उलझे हुए थे कि मेरा चेहरा अभी तक साफ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे उठना पड़ा बिस्तर से। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ली थुआ नगन से नहीं डरता, बल्कि अगर मैं बिस्तर पर लेटूं और उससे बहस करूं, तो यह बहुत नुकसानदेह होगा। सारी गति खोकर वह स्पष्ट रूप से मुझसे सवाल करने आया। ठंडे स्वर में मेरी ओर देखा और कहा, वह अभी भी सो रही है। ठीक है, मैंने जोर से जम्हाई ली। फिर कहा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे जैसी औरत इतनी भयावह क्यों है? उसने मुझ पर भौहें चढ़ा दी। उसकी आंखें 2 अदृश्य तीरों की तरह लग रही थी, जो मेरे शरीर में 2 छेदों में छेद कर रही थी। दिखावा करने की कोशिश करना बंद करो। यह कदम हर बार जब हम लड़ते हैं, उससे अलग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। महाराज, क्या गलत है? क्या गलत? उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। ट्रायू लुओंग डी ने अभी अभी जन्मदिन समारोह के नूडल्स खाए जो आपने उसे दिए थे और उल्टी कर दी। उसके इरादे इतने दुर्भावनापूर्ण कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाईं। मैं किसी को जन्मदिन मुबारक नूडल्स नहीं देता। अगर कोई उन्हें खाता है और पेट में दर्द होता है तो इससे मुझे क्या लेना देना है? करने की हिम्मत करो, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत मत करो।
उन्होंने तिरस्कार व्यक्त किया। यह पता चला है कि ताई लुओंग महिला वास्तव में उस तरह की बेशर्म है। मुझे गुस्सा आ गया। ली थुआ नगन और मैं 3 साल से बहस कर रहे हैं। वह जानता है कि मुझे कैसे उकसाना है। मैं उछल पड़ा। ताई लुओंग की बेटी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों करना चाहिए? स्वीकार करना। ताई लुओंग की बेटी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। यह मत कहो कि यह सिर्फ ट्रायू लुओंग डी है। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो बस अपनी तलवार उठाएं और उनसे पूछें कि क्या गलत है। उनकी पीठ पीछे जहर देने का यह दुष्ट खेल खेलने की जहमत न उठाएं। कहा महामहिम के विपरीत सही या गलत के बारे में सवाल पूछे बिना आप पहले ही दूसरों की निंदा कर चुके हैं। क्या महामहिम अब भी यह दिखावा करते हैं कि आप थोंग किन में एक अच्छे आदमी हैं? ली थुआ नगन ने गुस्से में कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही मुझे युवराज के इस पद के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। मैं तुम्हारे जैसे जहरीले सांप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने निर्णायक रूप से 4 शब्द कहे, जैसी आपकी इच्छा। ली थुआ नगन ने गुस्से में अपनी शर्ट लहराई और चला गया। मैं इतना गुस्से में था कि मैं जाग गया और मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए एडू ने इसे मेरे लिए रगड़ दिया। विना नुओंग अभी भी वहां घुटनों के बल बैठी थी। जैसा कि अपेक्षित था, वह मौत से डर गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा, उसे जाने दो। हर साल वह खबर फैलाता है कि वह मुझे बाहर कर देगा। इस साल उसने अभी तक यह नहीं कहा है। विना नुओंग फिर से रोया। राजकुमारी, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए नूडल्स मेरे नौकर ने दिए थे। मैं हैरान था। विना नुओंग ने उत्तर दिया, लेकिन मेरी वास्तव में कोई योजना नहीं है। मैं बस यही सोचता हूँ कि आज त्रियु लुओंग डी का जन्मदिन है। अगर क्राउन प्रिंसेस मुझे कुछ इनाम नहीं देती है तो ऐसा लगता है कि कोई इनाम होगा। थोड़ा थोड़ा। क्राउन प्रिंसेस अभी भी अपना तकिया ऊपर उठाकर सो रही थी और अभी तक जागी नहीं थी। दास ने खुद फैसला किया और किसी को उसे कुछ दीर्घायु नूडल्स देने का आदेश दिया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी ट्रियू लुओंग डी इसे खाने के बाद उल्टी कर देंगे। कृपया क्राउन प्रिंस उपपत्नी दासों को मौत की सजा दें। मैंने उदासीनता से कहा, हमने कोई चाल नहीं चली तो उसके पेट दर्द का हमसे क्या लेना देना। यह जीवन का पाप है और मृत्यु का पाप है। तुम जल्दी से खड़े हो जाते हो। वहां घुटने टेकने से मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। हालांकि विन्ह नुओंग उठ खड़ी हुई थी, फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमारी, वह शब्द वर्जित है। आप इसे यूं ही नहीं कह सकते। यह सिर्फ मृत्यु शब्द है ना? इस जीवन में कौन नहीं मरता? ईस्ट पैलेस में नियम और कानून वास्तव में घृणित हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं और वह नहीं किया जा सकता है। मैं इतना निराश हूँ कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि उस समय त्रियु लुओंग डी ने उल्टी की थी। मौका नहीं है खुशी से जीवन का जश्न मनाने का। अंत में ली थुआ नगन इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सके और बड़ा हंगामा किया। अगर वह मुझे खत्म करना चाहता तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता। इससे पहले कि उसके पिता उसे डांटते, दहेज वाले पक्ष ने पहले ही उसे रोक दिया था। लेकिन मैं अभी भी बदकिस्मत था। ली थुआ नगन ने रानी माँ के सामने मुझ पर मेरे अपराधों का आरोप लगाया। रानी माँ ने किसी को मुझे नुहुआन और महिलाएं नामक पुस्तकों के कई सेट देने का आदेश दिया और मुझे प्रत्येक पुस्तक की नकल करने की सजा दी। 10 बार मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। आकाश को अच्छा नहीं कहा गया, पृथ्वी को पवित्र नहीं कहा गया। कई दिनों तक लगातार नकल की, जब तक मेरे हाथ कमजोर नहीं हो गए। लेकिन जब मैंने 5वीं बार लिखना समाप्त नहीं किया तो विना नुओंग अंदर आए कबूल किया। मुझे खबर दी, ली थुआ नगन, तो नुओंग की सेवा करने वाली एक नौकरानी के पास अच्छी खबर थी। इस बार त्रियु लुओंग डी ने इस्तीफा दे दिया होगा। मैंने उससे असमंजस में पूछा,
अच्छी खबर क्या है? विना नुओंग की लगभग सांसें थम गईं। वह मुझे आधे दिन तक समझाती रही। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ, ओह, तो अच्छी खबर यह है कि एक बच्चा है। मैं उत्सुकता से दिलचस्प कहानी देखने जाना चाहता था। कुछ साल हो गए हैं, मैं थुओंग किन्ह गई हूँ। मैंने अभी तक किसी परिचित को बच्चे को जन्म देते नहीं देखा है। बेशक, इस तरह के एक दुर्लभ कार्यक्रम में मुझे भी आनंद में शामिल होना होगा। परिणामस्वरूप विना नुओंग को जीने और मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमारी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि महामहिम क्राउन प्रिंस ने एक बार ट्रियू लुओंग डी से वादा किया था कि वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होंगे। उस दिन महामहिम क्राउन प्रिंस नशे में रहे होंगे, इसलिए उन्होंने तू नुओंग का पक्ष लिया। अब त्रियू लुओंग डी जोर जोर से रो रही है, शोर मचा रही है और मजा नहीं कर रही है। यदि क्राउन प्रिंसेस इस समय तू नुओंग से मिलने जाती है, तो त्रियू लुओंग डी सोचेगी कि क्राउन प्रिंसेस जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि विना नुओंग ऐसा क्यों सोचते हैं। डोंग कुंग के सभी लोग अजीब और अजीब हैं। उनके सोचने का तरीका हमेशा गणनात्मक होता है। मैंने आह भरी। विना नुओंग ने कहा कि त्रियू लुओंग डी ऐसी ही होगी। शायद उसने वास्तव में ऐसा सोचा था। मैं अब ली थुआ नगन के साथ बहस नहीं करना चाहता। अगर वह मुझे फिर से रानी माँ के बारे में कुछ गलत बताता है, तो यह कैसे हो सकता है? मुझे किताबों की नकल करने के लिए तब तक सजा दी गई जब तक मैं मर नहीं गया। उस शाम रानी ने मुझे महल में बुलाया। मैं शायद ही कभी रानी का स्वागत करने गया, हमेशा ली थुआ नगन के साथ। रानी मुझसे अक्सर जो शब्द कहती थी, वे शांत हो जाओ, बैठ जाओ, वापस जाओ और आराम करो, तक ही सीमित थे। इस बार जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया वह केवल मैं ही था। विना नुओंग बहुत असहज लग रही थी। वह व्यक्तिगत रूप से मुझे रानी से मिलने ले गई। एडू विन्ह महल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह अपने पास से जेड तलवार नहीं हटाना चाहती थी। लोग मुझसे बहुत दूर खड़े होने को और भी अनिच्छुक हैं। वास्तव में रानी की शक्ल बहुत सुंदर है। हालांकि वह माँ नहीं है जिसने ली थुआ नगन को जन्म दिया। वह माँ जिसने ली थुआ नगन को जन्म दिया वह थुकफी थी। अफवाह यह थी कि वह एक प्रतिभाशाली सुंदरी थी और सम्राट की कृपा पात्र थी। प्रिय दुर्भाग्य से ली थुआ नगन को जन्म देने के कुछ समय बाद ही वह बीमार हो गईं और उनका निधन हो गया। रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह ली थुआ नगन को महल में ले गई और उसे तब तक पाला जब तक वह वयस्क नहीं हो गया। उसके बाद रानी ने मुझे एक लंबा पैराग्राफ बताया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि वे शब्द बहुत सुंदर थे। रानी ने भी शायद मेरी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, जैसे कि एक बादल में खो गया हो, और अंत में उसने गहरी आह भरी। अंत में, आप अभी भी बहुत भोले हैं। इस बारे में ईस्ट पैलेस, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं है? पद, ठीक है, मैं महल में किसी को शांत करवाऊंगा और तो नुओंग से कहूंगा कि वह महल में जाए और बच्चे के जन्म का इंतजार करे। जहां तक ट्रियू लुओंग डी की बात है, आपको भी उसे थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। नगन नहीं को परेशान न होने दे। मैं खुद को इन सामान्य वाक्यों को समझने वाला भी कह सकता हूँ। रानी ने विन्ह नुओंग को कुछ और शब्द कहने के लिए कहा, लेकिन वह फिर भी औपचारिक शैली में बोली। मुझे लगता है कि वह मुझे यह बताने के लिए विन्ह नुओंग की आलोचना कर रही थी कि मैं अंत तक नहीं आया, क्योंकि विन्ह नुओंग का चेहरा ठंडी राख जैसा था। उसने घुटने टेक दिए और कहा, नहीं, बोलना बंद कर दिया। गुलामी मौत का दोषी है। रानी को सलाह देना बहुत उबाऊ है, सलाह सुनना तो और भी उबाऊ है। मैंने गुप्त रूप से कालीन पर कुछ घेरे बनाने के लिए अपने पैर की उंगलियों का उपयोग किया। यहाँ के सभी कालीन थोहोआ ला के प्रतीक हैं। लंबे रेशमी फर मेरे पैरों को इतनी कोमलता से छूते हैं जैसे मैं बर्फ को छूता हूँ। कालीन पर एक सफेद धब्बा दिखाई दिया,
जो विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा था। पैटर्न पर फर ने अपना मूल रंग बहाल कर दिया था। बस अपने पैर की नोक का उपयोग करके चित्र बनाएं। फूल खिलता है और फिर से सफेद हो जाता है। मैं मजे कर रही थी। अचानक मैंने रानी के खांसने की आवाज सुनी। मैंने अपना सिर उठाया और देखा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने जल्दी से अपनी बैठने की स्थिति को समायोजित किया, अपने पैरों को अपनी स्कर्ट में मोड़ लिया। तो विनय ने बाहर निकलने के लिए कहा। मुझसे कहा, महाराज, कृपया मुझ पर दया करें। यदि आप इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। मैंने धैर्य खो दिया और कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे किताबों की नकल करते हुए कमरे में बंद कर दिया गया है। मैंने कोई परेशानी नहीं पैदा की है। विंगनोंग ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, पिछले कुछ दिनों से क्राउन प्रिंसेस बेहद समझदार रही है, लेकिन रानी ने क्राउन प्रिंसेस से कहा है कि वह ट्रियो लुओंग डी को आराम से जाने दे। क्राउन प्रिंसेस को पहले जाना होगा। मैंने दुखी होकर अपनी उंगलियां फैलाईं और गुस्से से कहा, ली थुआ नगन मुझे उस जगह के पास नहीं जाने देगी जहां वह व्यक्ति है। बेहतर होगा कि मैं उससे मिलने न जाऊं, अन्यथा ली थुआ नगन मुझे ढूंढ लेगी और परेशानी खड़ी कर देगी। यह समय अलग है। इस बार क्राउन प्रिंसेस ने रानी की इच्छा का पालन किया और स्पष्ट और खुले तरीके से त्रियो लुओंग डी का दौरा करने में सक्षम थी। इसके अलावा इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्राउन प्रिंसेस को त्रियो लुओंग डी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। त्रियो लुओंग डी को तू नुओंग की चिंता है। यदि क्राउन प्रिंसेस मित्र बनाने का थोड़ा सा भी इरादा दिखाती है तो त्रियो लुओंग डी निश्चित रूप से बहुत आभारी महसूस करेंगी। यदि क्राउन प्रिंसेस इस समय त्रियो लुओंग डी के साथ मित्रवत हो सकती है तो भविष्य में भले ही तू नुओंग एक बेटे को जन्म दे, इससे निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरे दिन विनह नुओंग के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अतीत में वह राजमाता की भरोसेमंद नौकरानी थी। मेरे आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंसेस नियुक्त होने से पहले उसे भव्य समारोह की रस्में सीखने में मेरी मदद करने के लिए भेजा गया था। तब वह और मैं ईस्टर्न पैलेस में सबसे दुखद दिनों से गुजरे थे। उस समय ली थुआ नगन मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन थे। मैं अभी अभी ताई लुओंग से आया था, इसलिए यदि मैं कोई कदम उठाता तो लोग मुझ पर हंसते, यहाँ तक कि महल के नौकर चाकर भी मुझे धमकाने का दुस्साहस करते। मुझे घर की याद आई, बहुत बुरी तरह याद आया। पूरे दिन मैं केवल एडू को गले लगाकर रो सका। मैं इतना रोया कि मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, यहाँ तक कि मैंने बीमार होने का नाटक किया और उस व्यक्ति को इसकी सूचना नहीं दी। थाई मेडिकल सेंटर महल में प्रवेश करता है। मैं इतना उलझ गया था कि मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और कुछ भी खा या पी नहीं सकता था। केवल विनह नुओंग और एडू मेरे बिस्तर के पास रुके थे, मुझे चम्मच भर दवा खिला रहे थे, हालांकि वे वहां थे जब मैं अलग हो गया था। उसके विचार काफी अजीब थे, फिर भी मैंने उनका थोड़ा पालन किया। आखिरकार एडू को छोड़कर विनह नुओंग ने वास्तव में मेरे बारे में अच्छा सोचा। यह ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा, न केवल मिलने के लिए बल्कि क्राउन प्रिंसेस को त्रियो लुओंग डी को कुछ दुर्लभ उपहार भी देने चाहिए और फिर धीरे धीरे उसके पास जाना चाहिए। दुर्लभ प्रसाद? दुर्लभ प्रसाद क्या है? मैंने विचार किया। अंत में मैंने श्रद्धांजलि देने के लिए काओ जोंग से धनुष और तीर का एक सेट, 2 जेड शतरंज बक्से, खेलने के लिए बैसाखी के कुछ जोड़े और बाई डी द्वारा पेश की गई डाहलिया वाइन का चयन किया। जब विनह नुओंग ने वो चीजें देखीं तो उनका चेहरा बेहद अजीब लग रहा था। अस्का, मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी काफी दुर्लभ वस्तुएं हैं। मैंने विनह नुओंग के चेहरे पर नजर डाली। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? विनह नुओंग ने आह भरते हुए कहा। हाँ, मुझे क्राउन प्रिंसेस को कुछ उपहार चुनने में मदद करने दीजिए। उसके बाद मैंने विनह नुओंग द्वारा चुनी गई चीजों पर ध्यान भी नहीं दिया।
जैसे कि सोना चढ़ाया हुआ डियन जेड कंगन, जेड से जड़ा हुआ शुद्ध सोने का हेड ब्रोच, अर्धचंद्राकार माणिक के साथ मूंगा जड़ा हुआ, गेंडा के साथ मोती का हार आकार। फिर वहां चिड़िया का घोंसला, चमेली पाउडर और कुछ भी, न केवल चमकीला पीला बल्कि सुगंधित भी। वास्तव में मुझे नहीं लगा कि वे चीजें दुर्लभ या अच्छी चीजें थीं, लेकिन विनह नोंग ने दृढ़ता से कहा, ट्रायू लोंग, मैं निश्चित रूप से क्राउन प्रिंसेस के दिल को समझूंगा, लेकिन मैं ट्रायू लोंग डी के साथ इस मुलाकात को लेकर काफी उत्सुक हूँ। मैंने ट्रियू लोंग डी को केवल एक बार देखा था। वह मेरे क्राउन प्रिंसेस नियुक्त होने के दूसरे दिन था। उसे लोंग डी नियुक्त किया गया था और भव्य समारोह के अनुसार उसे आकर मुझसे मिलना था। उसके बारे में मेरी पूरी धारणा सिर्फ शाही कपड़े पहने एक लड़की की थी, जो समारोह के लिए इकट्ठा हुई भीड़ में छिपी हुई थी। लेकिन क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह कैसी दिखती थी। हालांकि ली थुआ नगन वास्तव में उसे पसंद करती थी। मैंने सुना है कि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि रानी ने मुझे क्राउन प्रिंसेस बनाने का वादा किया था, ताकि वह ट्रियू लुओंग डी को अपना छोटा भाई बना सके। इसलिए मैं सबसे ज्यादा नफरत करने वाला व्यक्ति बन गया। ली थुआ नगन को केवल इस बात की चिंता थी कि मैं ट्रायू लुओंग डी को धमकाऊंगा, इसलिए वह आम तौर पर उसे मेरे महल में नहीं आने देते थे, और इससे भी अधिक मुझे उसके अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं देते थे। मुझे नहीं पता कि उसने किसके बारे में बात करते हुए सुना कि ताई लुओंग महिलाएं स्वभाव से ईर्ष्यालु होती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू करना जानती हैं, इसलिए हर बार वे बहस करते हैं। जैसे ही मैं त्रियू लुओंग डी का उल्लेख करता हूँ, वह एक बिल्ली की तरह है। जब मेरी पूंछ पर पैर रखा गया तो मैं उछल पड़ा। मुझे डर था कि मैं सचमुच त्रियू लुओंग डी को धमकाऊंगा। कई बार मुझे त्रियू लुओंग डी से थोड़ी ईर्ष्या होती है। वास्तव में उसके पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या नहीं होती, बस इसलिए ईर्ष्या होती है क्योंकि कुछ लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मैं थोंग किन में अकेला था, असहाय और असहाय। भले ही विनह नुओंग मेरे लिए अच्छा था, मैं उससे बात नहीं कर सका। उदाहरण के लिए, हम ताई लुओंग लोग रात में मेरी बात भी नहीं सुनते थे। हवा नरकटों के माध्यम से सरसराहट करती है। हम घोड़ों पर सवार होते हैं और पूरे विशाल रेगिस्तान में दौड़ते हैं। और बैंगनी नीली रात इतनी करीब, इतनी पारदर्शी, इतनी चिकनी है। एक ठंडी अंगूर की जेली की तरह एक घूंट लें और महसूस करें जैसे यह आपके मुंह के कोने पर दिखाई दे रही है। विनह नोंग ने अभी तक अंगूर नहीं देखा है, तो वह कैसे समझ सकती है कि अंगूर जेली कैसी होती है। हालांकि एडू समझ गया कि मैंने क्या कहा, चाहे मैं कितनी भी बात करूं जब तक कि उसके मुंह से झाग न निकलने लगे। अधिक से अधिक वह चुपचाप मेरी ओर देखती रही। इस तरह हर बार मुझे घर की बहुत याद आती है। अपने शोर शराबे और हलचल भरे ताई लुओंग की याद आती है। जितना अधिक मुझे ताई लुओंग की याद आती है, उतना ही मुझे डोंग कुंग में इस ठंडी और शांत जगह से नफरत होती है। अध्याय 4। विनह नुओंग और मैं एक धूप भरी दोपहर में त्रियू लुओंग डी से मिलने गए। पीछे 12 जोड़ी नौकरानियां थीं। कुछ के हाथ में अगरबत्ती थी, कुछ के हाथ में मुर्गे के पंखों के पंखे थे और कुछ के पास प्रसाद रखने के लिए ब्रोकेड थे। ईस्टर्न पैलेस में आगे पीछे घूम रही ऐसी टीम ने वास्तव में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ट्रियू लुओंग डी की हवेली पर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही घोषणा सुन ली हो कि मैं आ रहा हूं। इसलिए मुख्य दरवाजा खुला था। उसकी हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही सुगंधित कुमकुम का पेड़ लगा हुआ था, जो बहुत सुगंधित था। युवा कुमकुम सुंदर छोटे लालटेन के अनगिनत समूहों की तरह हरे भरे गुच्छों में बनते हैं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह दिलचस्प लगा और मैं इसे देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब मेरा ध्यान भटका,
तो मैंने अपने पैरों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्कर्ट पर पैर रख दिया, जिससे एक स्वाइप हुआ और गिर गई। हालांकि मैंने पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत की है, फिर भी मैं अक्सर अपनी स्कर्ट के किनारे पर पैर रख देती हूँ। परिणामस्वरूप मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रियू लोंग डी तुरंत मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी। बहन, तुम ठीक हो? वास्तव में मैं उससे 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी मदद से मैं अभी भी अपने दांत पीस रहा था और इसे सहन कर रहा था। यह बहुत दर्दनाक था। त्रियू लोंग डी ने मुझे महल में मदद की, फिर चाय बनाने के लिए किसी को भेजा। वह गिरना वास्तव में दर्दनाक था। मैं कुर्सी पर बैठी थी और हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बस एक हरकत से असहनीय दर्द हो सकता था। विना नुओंग ने मौका पाकर महल की नौकरानी को उपहार देने का आदेश दिया। त्रियू लुओंग डी उठ खड़ी हुई और झुक गई। मेरे लिए धन्यवाद, बहन ने मुझे यह दिया। छोटी बहन इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मा रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन सौभाग्य से विना नुओंग, उसने तुरंत ट्रायू लुओंग डी को खड़ा होने में मदद की। कृपया खड़े हो जाओ। वास्तव में क्राउन प्रिंसेस हमेशा लुओंग डी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिला है। इस बार रानी ने तो नुओंग का महल में स्वागत करने के लिए किसी को भेजा। क्राउन प्रिंसेस को चिंता थी कि लुओंग डी की देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उसने आज आने का फैसला किया। इन उपहारों को क्राउन प्रिंसेस द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था। हालांकि वे थोड़े सरल हैं, लेकिन वे दिल से हैं। भविष्य में अगर भाई लुओंग के पास किसी चीज की कमी है, तो बस किसी को आकर इस ईस्ट पैलेस में उसे लाने के लिए कहें। क्राउन प्रिंसेस भाई लुओंग को एक करीबी बहन के रूप में देखती है। मैं बस यही आशा करती हूँ कि भाई लुओंग को दूरी महसूस न हो। ट्रियू लुओंग डी ने उत्तर दिया, आपका अनमोल दिल छोटी बहन समझती है। सच कहूँ तो उन्होंने जो कहा वह मुझे आधा समझ आया, आधा समझ नहीं आया। मुझे बस घुटन और निराशा महसूस हुई। लेकिन ट्रियू लुओंग डी उतनी सुंदर नहीं निकली जितनी मैंने कल्पना की थी। लेकिन वह सौम्य थी और धीरे धीरे बोलती थी। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। पूरी दोपहर विन्ह नुओंग को ट्रियू लुओंग डी के बारे में बात करते हुए सुना। त्रियू लुओंग डी विन्ह नुओंग को बहुत पसंद करती थी। वह एक के बाद एक बातें करती थी। त्रियू लुओंग डी सुनती थी, अपनी आस्तीनें ढक लेती थी और हंसती थी। फिर त्रियू लुओंग डी ने भी मेरी प्रशंसा की। इतनी प्रभावी नौकरानी होने के लिए मेरी प्रशंसा की। त्रियू लुओंग के महल को छोड़कर मैं बुई चियू से मिला। आज गश्त की बारी उसकी थी। उसने वो लैम सेना को मुख्य घर से बाहर निकाला। मुझे त्रियू लुओंग डी के महल से लोगों को जोर जोर से बाहर ले जाते देख उसे ऐसा लग रहा होगा मानो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके शरीर पर कवच था। उसने बस अपने हाथ जोड़ लिए और झुक गया। जनरल मैक क्राउन प्रिंसेस से मिलने आया। कोई औपचारिकता नहीं। पिछली बार जब मैं भाग्यशाली था कि उसने मेरी मदद की थी, उसे याद करते हुए मैंने कृतज्ञतापूर्वक कहा, जनरल बुई, उस रात धन्यवाद, अन्यथा मैं उन बदमाशों द्वारा पीछा करके मार डाला गया होता। भले ही मैं एक बार लड़ सकता था और बच सकता था, वे सभी कमीने पूर्वी महल के वो लाम भेड़िए थे। अगर वे लड़ना समाप्त कर देते, तो वे नफरत लाते कि मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ। यह बहुत अच्छा नहीं है। बुई चियू फिर भी शांत रही। क्राउन प्रिंसेस ने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और शब्द कह पाता, विना नुओंग ने मुझे खींच लिया। महल में लौटकर विना नुओंग ने सिखाया, पुरुष और महिलाएं अंतरंग नहीं हैं। क्राउन प्रिंसेस को जनरल किम गो के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर विना नुओंग को पता होता कि जब मैं बाहर निकलता था, अक्सर शराब पीता था, गाने सुनता था और पुरुषों से लड़ता था, तो मैं निश्चित रूप से बेहोश होने की हद तक चौंक जाता था और मेरी जांघ में सूजन आ जाती थी। घाव का इलाज करने के लिए दवा लगाएं।
मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ, लेकिन किताब पहले ही कॉपी हो चुकी है। लेकिन हाल ही में विन्ह नुओंग बहुत करीब है। मैं देर रात को चुपचाप बाहर निकलने की योजना बना रहा हूँ, जब यह शांत हो। लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि उस शाम ली थुआ नगन अचानक आ गए। वह पहले कभी रात में मेरे घर नहीं आए थे, इसलिए किसी के पास तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं था। महल की नौकरानियां पहले ही अपने शयन कक्ष में लौट आई थी ड्यूटी पर। मैं एवोकाडो भी खाता हूँ, जिससे मैं आलसी हो जाता हूँ और ऊँघने लगता हूँ, और जो भी हारता है उसे कीनू खाना पड़ता है। एडू ने लगातार 4 गेम जीते, जिससे मुझे 4 बड़े टेंजेरीन खाने पड़े। इस समय ली थुआ नगन अचानक आ गई। जो मैंने भव्य समारोह के समय से रटा हुआ था वह आता है। इस स्थान को आपके स्वागत के लिए तैयार किया जाना चाहिए, कपड़े तैयार किए जाने चाहिए, धूप जलाने के लिए अंगीठी पर लकड़ी रखी जानी चाहिए, अगली सुबह अपना मुंह धोने के लिए रात में तैयार की जाने वाली चाय। सभी के स्पष्ट नियम हैं, लिखित सूची। लेकिन यह महल की नौकरानियों का काम है। मुझे बस उनसे इसे अच्छी तरह से करने का आग्रह करने की जरूरत है। समस्या यह है कि ली थुआ नगन ने पहले कभी यहाँ रात नहीं बिताई है, इसलिए मुझसे लेकर विन्ह नुओंग तक वे धीरे धीरे अधिक लापरवाह होते जा रहे हैं। नौकर और भी अधिक आलसी हैं। कोई भी अभी भी पैटर्न का पालन नहीं करता है, बिना कुछ तैयार किए हर विवरण। इसलिए जब वह अंदर आया तो केवल एडू और मैं मेज पर बैठे थे, खुशी और उत्साह से ताश खेल रहे थे। जब अचानक मैंने ली थुआ नगन को देखा तो मुझे लगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ गलत। वहाँ देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले कार्डों को नीचे रख दें। ओह, यह पता चला कि यह वास्तव में ली थुआ नगन है। एक डू खड़ा हो गया। हर बार जब ली थुआ नगन आती थी तो वह अनिवार्य रूप से मुझसे झगड़ती थी। कई बार तो हम लगभग झगड़े की स्थिति में आ गए थे। इसलिए जैसे ही वह अंदर आया, वह पहले से ही अपनी तलवार को घूर रही थी। बिस्तर पर बैठे हुए ली थुआ नगन का चेहरा अभी भी सख्त था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए मैं बस उसे देखता रहा, जैसे कि वह गुस्से में था और उसे राहत देने के लिए कोई जगह नहीं थी। ठंड से आदेश दिया, अपने जूते उतार। इस समय महल की नौकरानी भी जाग गई। उसने ली थुआ नगन को फिर से वहीं बैठे देखा, अचानक जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसका आदेश सुनकर वह अचानक होश में आई और तेजी से आगे बढ़ी और उसे अपने जूते उतारने में मदद की। किसने सोचा होगा कि ली थुआ नगन ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी। मालिक से कहो कि वह आकर ऐसा करे। उसका मालिक और कौन कर रहा है? कम से कम इस महल में उसका नाममात्र का मालिक तो मैं ही हूँ। मैंने उस महल की नौकरानी को खड़ा होने में मदद की, फिर मेज थपथपाई। तुम किसी पर कदम क्यों रखती हो? अगर मैं लात मार दूं तो क्या होगा? मैं अब भी उसे लात मारना चाहता हूँ। झटके के साथ एडू ने अपनी तरफ तलवार खींच ली। मैंने उदासीनता से पूछा, आप फिर से बहस करने नहीं आए? क्या आप आए थे? वह अचानक मुस्कुराया, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मैं सोने आया हूँ। फिर उसने एडू की ओर इशारा किया, बाहर निकलो। मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका आना अच्छी बात नहीं है और वह इतना हंगामा करता है, जिससे कई लोग चिंतित हो जाते हैं। जो लोग सो रहे थे वे भी जाग गए, जिनमें विन्ह नुओंग भी शामिल थे। विन्ह नुओंग ने देखा कि वह रात में अचानक आया था और भयभीत होने के साथ साथ गुप्त रूप से खुश होने से भी नहीं रह सकी। वह डरी हुई थी क्योंकि उसने उदास चेहरा दिखाया था, लेकिन खुश थी। शायद विन्ह नुओंग को लगा कि उसका मेरे पास आना अच्छी बात है। फिर भले ही वह विशेष रूप से मेरे साथ परेशानी पैदा करने के लिए आया था, जैसे ही विन्ह नुओंग आई, माहौल अब तनावपूर्ण नहीं था। उसने किसी के लिए चाय, पायजामा, माउथवॉश तैयार करने की व्यवस्था की। सब कुछ एक ही बार में हो गया।
अराजक आडंबर आता है भयानक स्तर। मैं लोगों की पूरी भीड़ से घिरा हुआ था। एक बार अपने बालों में कंघी की, फिर पजामा पहन लिया, और जब मैं बाहर गया तो विना नुओंग ने भी एड्डू को दूर धकेल दिया। मूल रूप से एड्डू वहां से जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। विना नुओंग उसके करीब झुक गया। कान उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन एड्डू शर्मा गया और आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चला गया। सामान्य तौर पर गंदी और अराजक लड़ाई के बाद अचानक केवल ली थुआ नगन और मैं ही महल में बचे थे। मैंने कभी भी नाइट गाउन नहीं पहना था और किसी भी आदमी के सामने अकेले खड़े होने पर मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अभी अभी पीड़ा ने मुझे बहुत थका दिया है। मैंने गहरी जम्हाई ली, बिस्तर पर लेट गया, कंबल खींच लिया और सो गया। जहां तक बात है कि ली थुआ नगन सोई या नहीं, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ली थुआ नगन भी बाद में सो गई। केवल एक कंबल था। उसने मुझे जमकर लात मारी, तुम थोड़ा लेट जाओ। मैं सो रहा था, लेकिन जब मैं सोने जा रहा था तो उसने मुझे लात मार कर जगा दिया। मेरा व्यक्तित्व हमेशा असाधारण रूप से सौम्य था, इसलिए मैंने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और कंबल का आधा हिस्सा भी उसे दे दिया। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, मेरी ओर पीठ कर ली और जल्दी ही सो गया। उस रात मैं सो नहीं सका, क्योंकि ली थुआ नगन करवटें बदलता रहा और मुझे उस रात दूसरों के साथ कंबल साझा करने की आदत नहीं थी। उसने सारे कंबल खींच दिए। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं कांप उठी और मुझे उसे एक लात मारनी पड़ी और फिर कंबल वापस खींचना पड़ा। आधी रात में उन दोनों में कंबल को लेकर बहस हुई। उसने गुस्से में कहा, अगर आयरन सेट ने मुझे सलाह नहीं दी होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आयरन त्रियु लोंग डी का नाम है। जब उसने अपना नाम बताया तो उसका लहजा और अभिव्यक्ति हमेशा बेहद सौम्य थी। मुझे याद है कि त्रियु लुओंग डी ने जो बातें कही थी और विना नुओंग ने भी मुझे एक बार कहा था, मैं अंततः थोड़ा समझ गया और अचानक मेरे दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। दरअसल मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले जब वह नहीं आया था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आज रात वह आया और मैंने इसे महसूस किया। मेरा दिल थोड़ा दुख हुआ। मुझे पता है कि पति पत्नी एक साथ सोते हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना। मैं आज त्रियु लुओंग डी से मिलने जा रहा हूँ और उन्हें कुछ दिया भी उपहार। उसे मेरे लिए खेद महसूस हुआ, इसलिए उसने उसे यहाँ आने के लिए मना लिया। हम ताई लुओंग महिलाओं को कभी भी हमारे लिए खेद महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उछलकर उससे कहा, महाराज, घर जाओ। उसने रुखाई से कहा, चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। उसने मेरी ओर पीठ कर ली और वापस सोने चला गया। मुझे उठना पड़ा, एक कोट पहनना पड़ा और मेज पर बैठने के लिए एक रेशमी लैंपशेड था जो मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी को कवर कर रहा था। एक आरामदायक गोल प्रभामंडल। ऐसा लग रहा था जैसे यह छलकने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में कुछ छलकने वाला है। मुझे अपने पिता और माँ की याद आने लगी। मुझे अपने बड़े भाइयों की याद आने लगी। मुझे अपने छोटे घोड़े की याद आने लगी। मैंने फिर से अपने ताई लियांग पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं अकेला होता तो मुझे फिर से ताई लुओंग की याद आती। थुओंग किन में दिन बहुत अकेले थे, इसलिए मैंने केवल ताई लुओंग के बारे में सोचा। मैंने अचानक खिड़की पर एक धुंधली छाया देखी, अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, केवल ठंडी चांदनी सब कुछ ढक रही थी। मैं खिड़की बंद करने लगा। अचानक मुझे दूर एक पेड़ की शाखा पर एक सफेद छाया दिखाई दी। मुझे एहसास हुआ कि यह एक सफेद शर्ट पहने हुए था। मैं इतना डर गया था कि मेरी जीभ मेरे गले में अटक गई थी। मुझे यह जानना था कि यह पूर्वी महल है, कड़ी सुरक्षा वाली जगह। क्या वहां हत्यारे घुस सकते हैं?
और वह सफेद कपड़े वाला हत्यारा बहुत साहसी था। मैंने उस पर नजरें घुमाईं। उसने मुझे देखा। रात इतनी शांत थी कि मेज पर रखा लैंप भी हवा में लहरा रहा था शांत, लेकिन वह पेड़ की चोटी पर खड़ा चुपचाप मुझे देख रहा था। हवा ने शाखाओं और पत्तियों को उड़ा दिया। उसका शरीर चंद्रमा के रंग से रंग गया था, थोड़ा ऊपर और नीचे झूल रहा था। उसके पीछे एक उज्ज्वल चंद्रमा प्रभामंडल था। तेज हवा ने उसकी आस्तीन और लंबे बालों को उड़ा दिया, जैसे कि वह अपनी पीठ पर सवार हो चेहरा। चांद। मैंने उसे पहचान लिया। वह कोकीन था। वह इस जगह पर कैसे आया? मैंने लगभग अपनी जीभ काट ली। तभी मेरी पलक झपकते ही सहकीम गायब हो गया। या क्या मैंने गलत देखा, या यह सिर्फ एक सपना था? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे घर की याद आ रही है और मुझे हर काम में सुस्ती महसूस हो रही है। जब अगला दिन हुआ, ली थुआ नगन चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। विना नुओंग ने उस रात को एक खुशी की घटना माना। जब उसने इसका जिक्र किया तो मैं उसे बताने के लिए तैयार नहीं थी। वास्तव में जब एडू और मैं थे तो कुछ भी कम नहीं हुआ। सड़क पर चल रहे थे, हम उत्सुक थे और इसे देखने के लिए कुछ मनोरंजन स्थानों पर गए। हमने कभी सुअर का मांस नहीं खाया। हमें एक सुअर को दौड़ते हुए देखना चाहिए था, जो त्रियु लुओंग डी के अच्छे इरादों की सराहना करता था। एक बार मैंने उसे अपने साथ ताश खेलने के लिए भी आमंत्रित किया था। उस दिन मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन मैं हारता रहा और ड्रॉ भी नहीं जीत सका। यह ठीक है अगर चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं होती हैं, लेकिन आप जुए में भी नहीं जीत सकते। विनानोंग ने सोचा कि मुझे अचानक समझ आ गई और मैंने जानबूझकर त्रियु लुओंग डी के सामने हार मान ली और उसे खुश कर दिया। वह अक्सर ताश खेलने के लिए मेरे घर आती है। ईमानदारी से कहूँ तो वह बातें करती है, लोगों को बेहद खुश करती है। उदाहरण के लिए, वह ताई लुओंग के छोटे जूते पहनने के लिए मेरी तारीफ करती है। वह कहती है, हम ट्रुंग गुयेन में काम करते हैं, इस तरह के बारीक भूरे चमड़े जैसी कोई चीज नहीं। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे उत्तर दिया, इस बार अगर मेरे माता पिता किसी को भेजेंगे तो मैं उन्हें कुछ सुंदर जूते लाने के लिए कहूंगा। और उन्हें ताश खेलते समय ट्रियु लुओंग डी ने मुझसे पूछा, थाई तुम कब जाओगे तू नुओंग देखने के लिए महल? मुझे यह समझना मुश्किल हो रहा है कि मुझे तो नुओंग से मिलने के लिए महल में क्यों जाना है। वह महल में शांति से है और रानी ने उसकी देखभाल के लिए किसी को भेजा है, फिर भी मुझे उससे मिलने क्यों जाना है? इसके अलावा विना नुओंग ने मुझे बताया कि त्रियु लुओंग डी ने एक बार तू नुओंग के मामले पर काफी हलचल मचाई थी। कई दिनों तक रोते रहे, जिसके कारण ली थुआ नगन को निर्दोषता की शपथ लेनी पड़ी। भले ही तू नुओंग ने एक बेटे को जन्म नहीं दिया तू नुओंग पर ध्यान देने के लिए। मुझे लगता है कि त्रियु लुओंग डी को तू नुओंग से बहुत नफरत करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरे सामने उदार होने का नाटक किया और जानबूझकर अपने बगल में बैठे विनह नुओंग का उल्लेख किया और कहा, तू नुओंग अब महल में प्रवेश कर चुकी है, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। क्राउन प्रिंसेस के लिए रानी से मिलना सुविधाजनक नहीं है। ट्रियु लुओंग डी ने एक पल के लिए कहा, जैसे कि उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। उस दिन मेरी जुए की किस्मत खराब नहीं थी। मैंने कुछ सिक्के जीते और जब त्रियु लुओंग डी चला गया तो विना नुओंग ने मुझसे कहा, क्राउन प्रिंसेस को सावधान रहना चाहिए। हम त्रियु लुओंग को किसी और का फायदा नहीं उठाने दे सकते। तोप का चारा। ऐसे समय थे जब विना नुओंग ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उदाहरण के लिए यह तोप चारा वाक्य। विना नुओंग ने कहा, ट्रायु लुओंग भाई तू नुओंग से बहुत नफरत करता है। वह निश्चित रूप से उस बच्चे को असमर्थ बनाने का हर तरीका ढूंढेगा। जन्म हुआ, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं? क्राउन प्रिंसेस के लिए यह सबसे अच्छा है कि वह उसे अनदेखा कर दे और खुशी खुशी प्रवाह के साथ चली जाए। लेकिन क्राउन प्रिंसेस खुद को उसके जाल में नहीं फंसने दे सकती। मैं और भी अधिक हैरान हूँ।
बच्चा तो नुओंग के पेट में भी है। त्रियु लुओंग डी के पास बच्चे को पैदा होने से रोकने का और क्या तरीका है? विना नुओंग ने कहा, कई तरीके हैं। क्राउन प्रिंसेस एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आपको इन चीजों के बारे में नहीं सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि विना नुओंग ने जानबूझकर ऐसा कहा है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ईमानदार हूँ कि मेरे पास अब इसे आगे बढ़ाने का दिल नहीं है। अध्याय 5। मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। एडू और मुझे अंततः खेलने के लिए बाहर निकलने का मौका मिल गया। अप्रत्याशित रूप से सड़क पर रहना अभी भी सबसे खुशी की बात है। लोग गुजर रहे हैं। घोड़े और गाड़ियां बहते पानी की तरह हैं। हलचल और हलचल। हम फिर से पुस्तक का व्याख्यान सुनने के लिए चाय की दुकान पर गए। जिस शिक्षक ने पहले पुस्तक का व्याख्यान किया था वह चला गया था। मुझे नहीं पता, और इस शिक्षक के पास चला गया और अब टीएन कीम के बारे में व्याख्यान नहीं दिया, बल्कि पढ़ाना शुरू कर दिया। शाही दरबार की 10 साल पहले की पश्चिमी कहानियां। पश्चिमी लियांग की हार के उस समय से वह स्वर्गीय राजवंश की महान सेना से भयभीत हो गया था, जैसे हवा के नीचे घास, और उसे समर्पण में अपना सिर झुकाना पड़ा। सम्राट तुयेन दयालु थे। उन्होंने पश्चिमी लियांग के साथ कई पीढ़ियों तक संबंध स्थापित करने का वादा किया और साथ ही शाही राजकुमारी मिनवियन की शादी पश्चिमी लियांग के खान से कर दी। दोनों देश 10 वर्षों से अधिक समय से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से पश्चिमी लियांग के पुराने खान का निधन हो गया था। नए खान ने अहंकारपूर्वक खुद को थिएन खा खान घोषित कर दिया और तुरंत हमारे दरबार पर युद्ध की घोषणा कर दी जब शाही सेना हमारे पास पहुंची। दोनों देशों की सीमा पर नए खान ने शाही दरबार की शक्ति को देखा। उसे तुरंत पछतावा हुआ और शाही दरबार की सहनशीलता के बदले में सम्मानपूर्वक अपनी बेटी को शादी के लिए प्रार्थना करने की पेशकश की। चायघर में बैठे सभी लोग हंस पड़े। एडू ने उछलकर कप तोड़ दिया। आम तौर पर वह हमेशा मुझे लड़ने से रोकती थी, लेकिन इस बार डरने की बारी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाएगी और किसी को गंभीर रूप से घायल कर देगी। फिर उसे चाय की पेशकश से बाहर निकाला। तेज धूप में मुझे राजकुमारी मिनहवियन की याद आई। वह एक खूबसूरत महिला थी। उसका पहनावा और मेकअप हमारी ताई लुओंग लड़कियों जैसा नहीं था, लेकिन जब वह बीमारी से मर गई, मेरे पिता का भी दिल टूट गया था। बहुत अच्छा। मेरे पिता ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने कहा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ट्रुंग गुयेन के साथ अच्छा व्यवहार करने के समान है। हम ताई लुओंग लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। आप ठीक हैं। वे थोंग किन्ह के लोगों की तरह नहीं हैं। वे हमेशा अपने दिल में हिसाब किताब करते रहते हैं, सामने कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। अगर यह 3 साल पहले होता तो मैं निश्चित रूप से उन सभी लोगों को हरा देता चाय की दुकान के बीच में, लेकिन अब मेरा दिल बहुत ठंडा हो गया है और मैं पुल के पास आराम करने के लिए बैठ गया। हवा से भरे पाल नदी पर फिसल गए। नाविक ने एक लंबा खंभा पकड़ लिया और एक पल में वह इसे गहराई से लगाया। नदी फिर धीरे धीरे पीछे की ओर घट रही है। याद है जब मैं पहली बार थुओंग किन्ह पहुंचा था, जब मैंने नावें देखी तो मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। क्या नदी पर कार भी चल सकती है? पुल को देखकर मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया, यह सोचकर कि यह इंद्रधनुष जैसा दिखता है। पत्थरों को इस तरह इंद्रधनुष में किसने व्यवस्थित किया? हमारे ताई लुओंग में हालांकि एक नदी है। नदी का पानी उथला है लेकिन बहुत साफ है, जैसे कि चांदी की रेत की एक पट्टी स्टेपी को कवर करती है। नदी का पानी गड़गड़ाहट से बहता है। घोड़े पर बैठकर आप उस पार जा सकते हैं। नाव, कोई पुल नहीं। थोंग किन्ह में पहुंचने के बाद से मैंने बहुत सी चीजें देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे ही मैं हतप्रभ था, अचानक कुछ ही दूरी पर एक बूम
की आवाज आई। एक मानवीय आवाज जोर से चिल्लाया, क्या कोई है? बड़े भाई, मैं नदी में गिर गया। कोई आए और मुझे बचाए। मैंने ऊपर देखा और देखा कि दूर लगभग 7-8 साल की एक छोटी लड़की खड़ी थी और चिल्ला रही थी, जल्दी मेरे भाई को बचाओ, वह नदी में गिर गया। मैंने देखा कि एक छोटा सा सिर पानी पर उछल रहा था, डूब रहा था और तैर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं पानी में कूद गया। मूल रूप से यह भूल गया कि मुझे तैरना नहीं आता। जब तक मैंने लड़के की बाह पकड़ी, तब तक मैं इतना पानी पी चुका था कि मेरा दम घुट गया। मैंने मन ही मन सोचा कि इस बार तो सब हो गया, मैं उसे बचा नहीं सका, मैं फिर डूब जाऊंगा। अगर मैं डूब गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर गया तो एडू की देखभाल कौन करेगा? वह अकेली है। मुझे नहीं पता कि वह जानती है कि ताई लुओंग के पास वापस कैसे जाना है या नहीं। मैंने लगातार बहुत सारा पानी पिया। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर डूबने लगा। जब एडू ने मुझे पानी से उठाया तो मैं बेहोशी की कगार पर था। एक डू ने मुझे नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बिठाया। मैं बहुत सारा पानी उगलता रहा। मुझे वह साल याद है जब मैंने पहली बार डोंगकुंग में सुनहरी मछली के साथ एक कांच का जार देखा था। मुझे लगा कि यह बेहद दुर्लभ है, बड़ा, इतना प्यारा गोल पेट, और हमेशा उदासीनता से बुलबुले छोड़ता है। अब मैं समझ गया। पता चला कि उसका पेट पानी से भरा हुआ था। वह सिर से पांव तक पूरी तरह गीली थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और मेरे बगल में बैठ गई। पानी अभी भी उसके कपड़ों पर टपक रहा था। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति मुझे घूर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं जागा तो वह बेवकूफ लड़की जरूर रोएगी। एक करो। मैं अचंभित थी लेकिन बार बार पानी की उल्टी कर रही थी। वह बच्चा कहाँ है? एक डू ने उस बच्चे को उठाया जो अभी अभी पानी में गिरा था। उसका पूरा शरीर भी बूंदों से भीगा हुआ था। उसकी काली आंखें केवल मुझे देखने के लिए चिंतित थीं। मैं स्वप्न में जाग गया। आसपास बहुत सारे लोग थे, चारों ओर भीड़ थी। शायद उन्होंने शोर देखा तो आ गए। मैं सारा दिन मौज मस्ती की तलाश में सड़क पर था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा और थोड़ी देर के लिए मुझे देखेगा। ठीक उसी समय जब एडू और मैं अपने कपड़ों से पानी निकाल रहे थे, कोई चिल्लाया और रोया। पुरुष पैर से उसके आसपास के लोगों की भीड़ में घुस गया। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा कहाँ है? उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे शायद एक जोड़े थे। उन्होंने उस बच्चे को गले लगाया जो पानी में गिर गया था और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चा भी उसके पास खड़ा था और अपनी आंखें मल रहा था। पूरा परिवार एक साथ था और मैं बहुत खुश था। दिन के बाद चाय की दुकान पर आराम करते हुए नायकों और वीरता के बारे में व्याख्यान सुनते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं भी नायक बनूंगा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लड़का अचानक फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, इसी दुष्ट व्यक्ति ने मुझे नदी में धकेल दिया था। इतना कहने के बाद उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और सीधे मेरी ओर इशारा किया। मैं हक्के बक्के रह गया और देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने भी देखा, उसी ने बड़े भाई को नदी में धक्का दिया था। लड़की की आवाज अभी भी जवान थी, लेकिन मेरे कानों में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। आजकल लोगों के दिल इतने क्रूर क्यों हो गए हैं? इस बच्चे ने उसके साथ कुछ नहीं किया है क्या? उपहार यह है कि आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन बाहर से इतने विनम्र होने के बावजूद आप ऐसी पाशविक हरकतें कर सकते हैं। कैसा विनम्र बदमाश है! इंसान के भेष में एक जानवर। इस व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। यह सही है। हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। लोग सभी दिशाओं से ऊपर की ओर दौड़े। उनके 3 पैरों और 4 पैरों ने हमें धक्का दिया। एडू को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने बस मेरी ओर देखा।
मेरी कनपटी के दोनों ओर की नीली नसें लगातार हिल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोषी होंगे। बच्चे को डॉक्टर के कार्यालय में लाओ और डॉक्टर को देखने दो। इसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। बिना वजह किसी दूसरे के बच्चे को नदी में धकेलना, पैसे चुकाओ। मैंने कहा, यह स्पष्ट है कि हमने इस बच्चे को बचाया। हम उसे धक्का देने के लिए हमें दोषी ठहराते हुए काले और सफेद को कैसे बदल सकते हैं? अगर आप धक्का न देते तो आप क्या बचाते? मैंने लगभग खून से भरा मुंह थूक दिया। यह किस तरह का बहाना है? मेरा बेटा तुमसे डर गया है। मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना होगा। हाँ, पहले हमें डॉक्टर को बुलाना होगा कि वह आकर देखें कि कोई चोट तो नहीं है। यह बच्चा बहुत शांत है, क्या वह घायल नहीं है? इसके अलावा यह स्पष्ट है कि मैंने ही उसे बचाया है। वह दुष्ट और जिद्दी है। यदि आप डॉक्टर के लिए भुगतान नहीं करते हैं, तो हम सरकार के पास जाएंगे। आसपास के लोग फिर चिल्लाएं, उन्हें मंदिर तक ले चलो। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, दरवाजे पर जाओ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर मैं न्हामोन तक जाऊंगा तो मैं पेड़ पर खड़े होकर मरने से नहीं डरूंगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे क्यों डरना चाहिए? हम में से सड़क पर जोर जोर से बहस करने से स्वाभाविक रूप से हमारे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वहां उन लड़कों के माता पिता भी थे, जो चलते समय उन्हें पकड़कर रोते और चिल्लाते थे, आओ और देखो, कोई न्याय नहीं है। दूसरे लोगों के बच्चों को नदी में धकेल दो और तुम अभी भी बूढ़े हो जाओगे। मुंह से कह रहा था कि मैंने उन्हें बचा लिया। बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते। तो एडू और मैं नदी के किनारे सड़क पार करने वाले चूहों की तरह थे। सब्जी की दुकानों ने हम पर सब्जियों के छिलके फेंके और बेकार राहगीरों ने भी आक्रामक रूप से लार का एक गड्ढा थूक दिया। सौभाग्य से एडू तेज और फुर्तीला था और कोई भी सड़ी हुई सब्जी हम पर नहीं गिरी। लेकिन जितना अधिक हुआ, मैं उतना ही क्रोधित हो गया जब मैंने वान नियन मंदिर में प्रवेश किया। तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। स्पष्ट तर्क देने के लिए अभी भी जगह है। इसके अलावा मैं पहली बार इस जगह पर आया हूँ। यह काफी अच्छा लग रहा है। नीचे दिए गए त्रिउदोन जिले में ट्रांगएन और वान नियन है, जिसका अर्थ है शाश्वत शांति। ट्रांगएन और वान नियन को दुनिया के 2 अग्रणी जिलों के रूप में भी जाना जाता है। सड़क पर चढ़ते समय माहौल उज्ज्वल था। मूल रूप से नौकर ने जोर से युवाई शब्द चिल्लाया। फिर जिला कमांडर वान नियन बाहर निकले, इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठे और पूर्व गवर्नर दोनों प्रतिवादियों का नाम लेकर पूछताछ करने लगे। और प्रतिवादी, अब तक मैं केवल इतना जानता था कि जोड़े का अंतिम नाम जिया था। वे नदी के किनारे रहते थे और मछली बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब मुझसे मेरे बारे में पूछा गया तो मैंने स्वाभाविक रूप से एक नकली नाम बनाया, खुद को लुओंग ताई कहा। जब मैं आम तौर पर बाहर घूमता हूँ तो मैं हमेशा इसी नाम का उपयोग करता हूँ। यह सिर्फ इतना है कि वान नियन जिले के जिला कमांडर ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा पेशा करता हूँ। मैं अवाक रह गया और जवाब नहीं दे सका। मेरे बगल वाले मास्टर ने मेरी शक्ल देखी और हस्तक्षेप किए बिना नहीं रह सका। तो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ ठीक है, नहीं है, यह लगभग वैसा ही है, इधर उधर भटकते हुए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। जिला कमांडर ने कुछ देर तक दंपति को बकवास बातें करते सुना। फिर दोनों बच्चों से पूछा। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। मैंने कहा कि मैंने उसे नीचे धकेल दिया। जिला कमांडर ने उनका पीछा करना बंद कर दिया और मेरी ओर मुड़कर कहा, क्या आप तैरना जानते हैं? पता नहीं। वान नियन जिला कमांडर ने सिर हिलाया और कहा, आपने लोगों को नदी में धकेल दिया, जिससे लगभग हत्या हो गई। क्या आपके पास औचित्य साबित करने के लिए और कुछ है? मैंने गुस्से में अपना पैर पटका। जाहिर है ग्रामीणों ने उसे पानी में गिरते हुए देखा और उसे बचाने के लिए कूद पड़े।
आम लोग इसे कैसे नीचे धकेल सकते हैं? इसे धकेलने का उद्देश्य क्या है? जिला कमांड ने फिर कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम उसे बचाने के लिए गए हो। यदि तुम वह नहीं होते जिसने लड़के को नीचे धकेल दिया, तो तुम्हें उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ती? मैंने कहा, लोगों को बचाना प्राथमिकता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों ने लड़के को नदी में गिरते देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़े, इस बात की परवाह किए बिना कि वह तैरना नहीं जानता था। जिला कमांड ने कहा, लोगों को बकवास करते हुए देखना काफी है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं, जीने के लिए उत्सुक होते हैं और मृत्यु से डरते हैं। आप और बच्चा एक दूसरे को कभी नहीं जानते हैं और तैरना नहीं जानते, फिर भी आप उसे बचाने जाते हैं। यदि अपराध बोध के कारण नहीं, तो क्यों? यदि आप धक्का देने वाले नहीं होते, तो आपको चौंकने की आदत क्यों होती? चूंकि आपको चौंकने की आदत है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने धक्का दिया। मैंने उसके पीछे 4 शब्दों ऊंचे लटकते चमकते दर्पण पर नजर डाली और दोनों मंदिरों की नीली नसें फिर से हिलने लगी। हर खींचतान मुझे अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने और अच्छी लड़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह देखते हुए कि मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, वान नियन जिला कमान ने तुरंत फैसला सुनाया। लोग बिना किसी कारण के लोगों को नीचे धकेल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। अन्य लोगों के बच्चों ने बहुत डर पैदा किया। अब न्यायाधीश ने लोगों पर जुर्माना लगाया कि वे जिया परिवार को उनके पूरे परिवार को आराम देने के लिए परी के 10 तार दें। मैं इतना क्रोधित था कि जोर से हंसा। तो इस तरह आप मामले का न्याय करते हैं? जिला कमांडर वान नियन ने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि यह न्यायाधीश आपके प्रति अनुचित है? बेशक यह अनुचित है। यह दिन की तरह स्पष्ट है कि आम लोग लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन आप केवल एक तरफ से सुनते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से आम लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपने अपना मुंह खोला और कहा कि बच्चे को आपने धक्का नहीं दिया था। क्या आपके पास कोई गवाह या सबूत है? मैंने एड्डू को देखा और कहा, यह एक डू है। इस लड़की ने घास वाले को लोगों को बचाते हुए देखा, फिर उसने घास वाले और उस बच्चे को भी उठा लिया। जिला कमांडर ने आदेश दिया, तो उस व्यक्ति को आगे बुलाओ ताकि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, उस लड़की को बात करना नहीं आता। वान नियन जिले का जिला कमांडर जोर से हंसा। तो वह एक मूर्ख व्यक्ति है। जैसे ही वह हंसा, मुझे पता था कि हंगामा होने वाला था। निश्चित रूप से एक स्विश के साथ एडू ने किमथाक डाव को बाहर खींच लिया। अगर मैंने उसे वापस पकड़ने के लिए जल्दी नहीं की होती, शायद उसने उस जिला कमांडर के कान काट दिए। एक डू वहां खड़ा था और जिला अधिकारी की ओर घूर रहा था। आसपास के नौकर उठकर चिल्लाएं, सार्वजनिक सड़क पर चाकू मत ले जाओ। एक डू का शरीर बस हिल गया, लेकिन वह मेरे हाथ से नहीं छूटा। केवल चाकू की नोक एक बर्फ के टुकड़े की तरह थी, जो रोशनी में लहरा रही थी, फिर वापस मेरे हाथ की हथेली में घूम रही थी। उसने बिजली की तरह तेजी से काम किया, इससे पहले कि सामान्य लोग प्रतिक्रिया कर पाते। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत पर लाल लॉटरी बॉक्स ने अचानक धमाके की आवाज की और फिर टूट गया। बॉक्स में लाल लॉटरी नंबर जमीन पर बिखर गए। एक एक डिपस्टिक को लंबाई में विभाजित किया गया था। जांच ट्यूब में कम से कम 10 जांचें डाली गईं। बस पलक झपकते ही उनमें से सभी को एड्डू के ब्लेड द्वारा आधे में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक जांच को बीच में विभाजित किया गया, न तो तिरछा किया गया और न ही झुका हुआ। सार्वजनिक सड़क पर उपस्थित सभी लोगों ने अचंभित होकर अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े लोग हलचल भरे दृश्य को देखकर एक स्वर में चिल्लाएं, क्या सर्कस है? नहामोन में सैमेन समझता है कि यह एक अच्छा सर्कस नहीं है, बल्कि एक तलवार तकनीक है।
वान नियन जिला कमांडर इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने की कोशिश की। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? सार्वजनिक सड़क पर आप हथियारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तुरंत कुछ नौकर साहसपूर्वक आगे बढ़े और एडू के हाथ में चाकू की मूठ पकड़ने की कोशिश की। मैंने तुरंत कहा, अगर कोई आगे आने की हिम्मत करेगा, भले ही वह आपके कान काटना चाहे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसे रोकने के लिए कहा। जिला अधिकारी जोर से चिल्लाया, यह जगह वान नियन परिवार है, क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? मैंने कहा, सर, आपने लोगों को बदनाम किया है। जिला आदेश में कहा गया है, यदि आप विद्रोह नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से चाकू सौंप दें। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एडू ने उसकी ओर देखा और उसने तुरंत अपना स्वर बदल दिया। जल्दी से चाकू वापस रखो। एडू ने किम थाग दाओ को अपनी बेल्ट पर रख दिया। मुझे लगता है कि हमने आज एक बड़ी आपदा पैदा कर दी है। मुझे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। एडू ने अपना चाकू वापस रख लिया था और ऐसा लग रहा था कि इसका परिणाम क्या होगा, अपनी आंखों से मास्टर को संकेत देते हुए। मास्टर तुरंत नीचे उतरे और धीरे से मुझसे पूछा, दोनों नायकों का कौशल वास्तव में अभूतपूर्व है। मुझे आश्चर्य है कि स्वामी के अधीनस्थ किस महल से हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उसकी ओर आंखें घुमाईं। मुझे और स्पष्ट रूप से बताओ। गुरु ने धैर्य रखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। हमारे स्वामी का मतलब यह है कि आप दोनों के कौशल पहली नजर में असाधारण हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों किस स्वामी की सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश था। यह पता चला कि यह बूढ़ा जिला कमांडर भी सांपों के साथ नरम व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। हमारे पास बस इतना हंगामा था, लेकिन उसने सोचा कि हमें बहुत समर्थन मिला। 8% ने अनुमान लगाया कि हम किसी महान महल के मेहमान थे। पहले से मैंने एक पल के लिए विचार किया, अगर मैंने ली थुआ नगन के नाम का उल्लेख किया, तो मुझे डर है कि यह पुराना जिला वकील निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे अचानक एक विचार आया, यह यहाँ है। मैंने चुपचाप उससे कहा, हमारे स्वामी किम गो जनरल बुईच्यू हैं। मास्टर का चेहरा जागृत लग रहा था। उन्होंने अपनी पीठ भी झुका ली, चुपके से मेरे हाथ पकड़ लिए और धीरे से कहा, यह मास्टर बुई के अधीनस्थ लैम वो लैंग निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना असाधारण है। वे लानत लैम वो लैंग्स, मैं उनसे क्यों जुड़ना चाहूँगा? लेकिन ये शब्द नहीं कहे जा सकते। ट्रुंग गुयन की एक बहुत अच्छी कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्पष्ट नुकसान को स्वीकार नहीं करता है।